आज हम लोग पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि दोनों पार्टी अपने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस कैसे करेगी। अब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी, जो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखो, दो पार्टी होती है हमारे सामने। एक होता है ऑफरर और ऑफरी, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था। तो ऑफरर वो पर्सन होता है जो कि अपनी तरफ से किसी भी चीज को करने का ऑफर देता है, और ऑफरी वो पर्सन होता है जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि इसने ऑफर दिया और ऑफरी के लिए दिया गया, तो ऑफरी के ऊपर है कि वो उसे यस करता है और नो करता है। जैसे ही ऑफरी उसे यस कर देता है, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन जाता है, और एग्रीमेंट के साथ जब लॉ अटैच होता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ कि वो अपना घर बेचेगा, और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो 2 करोड़ रुपए इसके बदले में देगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब वो दिन आ गया जब उन्हें अपने अपने पार्ट का ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना है। तो याद रखना कि यहाँ पर प्रोमिसर प्रोमिसी दोनों एक्सचेंजेबल होते हैं, ऑफरर और ऑफरी एक्सचेंजेबल नहीं होते। जैसे ए ने प्रॉमिस किया था कि वो अपना घर बेचेगा, तो ए यहाँ पर प्रोमिसर, और इस सिचुएशन में बी हो जाएगा प्रोमिसी। और अगर बी ने यहां पर बोला कि मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा, उस जगह बी हो जाएगा प्रोमिसर, और ये यहां पर क्या हो जाएंगे, प्रोमिसी हो जाएंगे। इसका मतलब साफ तौर पर जाहिर है कि जब आप अपने पार्ट का परफॉर्मेंस करने जाओगे, जैसे ये प्रॉमिस करेगा कि मैं 2 करोड़ रुपए आपको दे दूंगा, तब ये प्रोमिसर बनेगा और ये प्रोमिसी। लेकिन जब इसने बोला कि मैं अपना घर बेचूंगा, तो ये प्रोमिसर रहेगा और ये प्रोमिसी। तो प्रोमिसर प्रोमिसी का प्लेस जो है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस एक्सचेंजेबल है। अगर मैं पैसे दे रही हूं तो मैं प्रोमिसर और सामने वाला प्रोमिसी, और अगर सामने वाला घर दे रहा है तो वो प्रोमिसर और मैं क्या बन जाऊंगी, प्रोमिसी बन जाऊंगी। ये बात आपको सबसे पहले समझाना जरूरी थी। अब बात यह आती है कि हमारे सामने जो है वो है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्ट और टेंडर परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस किसको बोलेंगे बेटा, सुनना ध्यान से। अगर मान लो माधुरी दीक्षित जी दीपक सर के मकान के इनॉग्रेशन में आने वाली और अपना डांस परफॉर्म करने वाली है, दीपक सर उसके बदले में 5 करोड़ रुपए देने वाले हैं, तो दीपक सर ने भी 5 करोड़ रुपए दे दिए और माधुरी दीक्षित ने भी डांस परफॉर्म कर दिया। तो ये हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं थी। अब मान लो कि माधुरी दीक्षित जी प्रॉमिस कर रही है कि वो दीपक सर का डांस परफॉर्म करेगी, तो यहाँ माधुरी दीक्षित जी प्रॉमिसर हुई, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो दीपक सर के यहाँ जाके डांस परफॉर्म करेंगे, और दीपक सर यहाँ पर हुए प्रॉमिसी। राइट, दीपक सर क्या हुए, प्रॉमिसी। अब कुछ ऐसा हो कि माधुरी दीक्षित जी बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी है उनके डांस परफॉर्म करने के लिए, पर दीपक सर उन नाटक दिखा रहे हैं, वो बोल रहे मेरे घर का इनॉग्रेशन कल है, परसों है मैडम, 8 दिन बाद होगा, तो वो उन्हें परफॉर्म करने से रोक रहे हैं। तो याद रखना कि जब प्रॉमिसी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, दीपक सर रिफ्यूज कर रहे हैं उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से, तो इस तरह के परफॉर्मेंस को जब प्रॉमिसर तो रेडी हो, मतलब आप तो एग्जाम देने के लिए रेडी हो, पर आईसीआई आपकी एग्जाम नहीं ले पा रही है, तो प्रोमिसर रेडी और प्रोमिसी की तरफ से रिफ्यूजल चल रहा है, तो इससे अटेम्प्ट परफॉर्मेंस या टेंडर परफॉर्मेंस बोला जाता है। और इसकी रेमेडी क्या होती है, इसमें प्रोमिसर मतलब माधुरी दीक्षित अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो जाएगी। लॉ उस पर कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता है, बल्कि लॉ की उसके साथ सिंपैथी होगी कि यार आप तो परफॉर्म करने के लिए आए, पर सामने वाले पर्सन ने आपको परफॉर्म करने ही नहीं दिया। तो इसमें माधुरी दीक्षित जी अपनी लाइबिलिटी से क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। पर इसमें फ्री करने के लिए कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन फुलफिल होती है तो ही ऐसा माना जाता है कि आप अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो जाओगे। पहला, माधुरी दीक्षित जी प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पर ही परफॉर्म करने के लिए आनी चाहिए। अगर उन्होंने दीपक सर से रिक्वेस्ट की होती कि नहीं मैं इंदौर में नहीं दिल्ली में परफॉर्म करूंगी, या इस टाइम पे नहीं फलाने टाइम पर परफॉर्म करूंगी, तो माधुरी दीक्षित के पार्ट पर ये अटेम्प्ट परफॉर्मेंस नहीं माना जाता और वो अपनी लाइबिलिटी से फ्री नहीं होती।
फिर रिजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स, इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ए हमें प्रॉमिस करता है कि वो हमें प्रॉपर गुड्स भिजवाएगा और हम परचेसर हैं, ठीक है। तो परचेसर को रिजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो गुड्स को एग्जामिन करे। ए ने ऑनलाइन गुड्स तो भिजवा दिए, लेकिन जब तक बी को, मतलब परचेसर को, ए यहाँ पर प्रॉमिसर है, वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो पर्टिकुलर गुड्स, जो स्पेसिफाइड गुड्स, जो डिमांडेड गुड्स है, वही बी को भिजवाएगा और बी इस गुड्स को लेने के लिए भी रेडी है। लेकिन बी बोल रहा है कि सर मुझे एक बार चेक कर लेने दो, और ए मना कर रहा है। तो यहाँ पर ए की तरफ से ये अटेम्प्ट परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रॉमिसर को, प्रॉमिसी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी गुड्स को रियलिटी में एग्जामिन करने की, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन, एक तो प्रॉपर प्लेस और टाइम पर होना चाहिए, दूसरा आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है कि आप उस चीज के लिए सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि एक बार गुड्स को चेक कर ले, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट था इट मस्ट बी अनकंडीशनल, मतलब ये छूट गया था हमारा। इट मस्ट बी अनकंडीशनल मतलब माधुरी दीक्षित डांस परफॉर्म करने वाली है और दीपक सर उन्हें डांस परफॉर्म नहीं करने दे रहे हैं, तो ये अटेम्प्ट परफॉर्मेंस माना जाएगा। पर तब नहीं माना जाएगा जब माधुरी दीक्षित जी ने शर्त लगा दी हो कि सर मैं आपका डांस परफॉर्म तो करने आऊंगी, लेकिन आप मुझे कम से कम बिजनेस क्लास का एयर टिकट दोगे, आप मुझे रेडिसन में ही डांस का स्टेज शो परफॉर्म करने के लिए दोगे। तो कुछ अनरीजनेबल, अनअफोर्डेबल कंडीशंस माधुरी दीक्षित ने लगा दिए। तो ये चीजें दीपक सर को पहले से पता नहीं थी। तो ये अनरीजनेबल कंडीशन जब माधुरी दीक्षित लगा रही है, तो फिर इसे माधुरी दीक्षित जी के पार्ट पर अटेम्प्ट परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा, अनकंडीशनल होना चाहिए। फिर उसके बाद में लास्ट इट मस्ट बी फॉर होल ऑब्लिगेशन, मतलब माधुरी दीक्षित ने बोला कि मैं आपके डांस परफॉर्म करने वाली हूँ और दीपक सर उन्हें डांस परफॉर्म करने से रोक रहे हैं, तो माधुरी दीक्षित के पार्ट पर ये अटेम्प्ट परफॉर्मेंस है। पर कोर्ट को ऐसा पता पड़ता है कि माधुरी दीक्षित जी ऐसा बोल रही थी कि वो आधा डांस आज की तारीख में करेगी, आधा डांस कल की तारीख में करेगी, तो फिर ये अटेम्प्ट परफॉर्मेंस माधुरी दीक्षित जी के पार्ट पर नहीं माना जाएगा। और कोर्ट उल्टा माधुरी दीक्षित पर चिल्लाएगी कि आप क्या कर रहे हो, आपने पूरा ऑब्लिगेशन पे नहीं किया और आप चाहते हो कि आप आपकी लाइबिलिटी से फ्री हो जाओ, तो आपकी तरफ से ये अटेम्प्ट परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा, उल्टा दीपक सर आप पर केस कर सकते हैं। बाय हुम द कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन परफॉर्म करेगा? पहला, प्रोमिसर हिमसेल्फ। इसका मतलब है कि जब माधुरी दीक्षित ने परफॉर्म करने का प्रॉमिस किया है, तो माधुरी दीक्षित जी परफॉर्म करेगी, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पर्सनल स्किल और डिलीजेंस पर डिपेंडेंस, उनका डांस कोई और परफॉर्म कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो उन्हीं को परफॉर्म करना पड़ेगा। पर अगर कोई दूसरा परफॉर्मेंस होता जो स्किल और जजमेंट के अलावा होता, तो एजेंट भी कर सकता है और लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी इस चीज को परफॉर्म कर सकता है, ये बात याद रखना। जैसे अ कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ पर्सनल स्किल इज फाउंडेड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ प्रोमिसर। अगर ये स्किल बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होता तो प्रोमिसर की डेथ होते से ये खत्म हो जाता, पर अगर ये स्किल्ड बेस्ड नहीं है तो आप थर्ड पार्टी से भी इसे परफॉर्म करा सकते हो। क्लियर है आपका थर्ड पॉइंट? अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, राइट। फोर्थ पॉइंट आपका है थर्ड पर्सन। मान लो कि ए आपके घर पर खाना बनाने वाला था, केटरिंग का कामकाज लिया उसमें ए ने, वो आपके घर पर खाना बनाने वाला था। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ए किसी रीजन से नहीं आ पाता है, लेकिन वो बी को बोलता है कि मुझसे भी अच्छा खाना बनाने वाला एक A1 केटरिंग वाला है, उसको मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूँ, ऐसा वो पूछता है। बी बोलता है ठीक है, आप नहीं, आपसे बेटर ही दे रहे हो, हमें आप पे विश्वास है, और बी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो बी ने क्या करा, थर्ड पार्टी से ये कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करवा लिया। Once you accepted the performance from the side of third party, you cannot deny afterwards. आप बाद में उसके लिए मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक बार आपने उसके लिए क्या कर लिया, परफॉर्मेंस के लिए एक्सेप्टेंस दे दिया है। फिर आता है जॉइंट प्रोमिसर। जॉइंट प्रोमिसर का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था कि XYZ अगर 3 जॉइंट प्रोमिसर्स हैं और उन्होंने किसी C को प्रॉमिस किया है कि तीनों मिलकर 10-10 हजार रुपए देंगे, तो सी किसी भी एक से पूरे 30,000 मांग सकता है,
या अगर किसी एक की डेथ हो जाए तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो परफॉर्मेंस परफॉर्म करके देना पड़ेगा, या कोई एक प्रॉमिसर इनकेपेबल हो जाए तो वाई और जेड उसका कंपनसेशन करेंगे, बाद में वाई और जेड एक्स से वो पैसे मांग लेंगे, पर सी को तो पूरे 30,000 मिलेंगे। सी याद रखना कि किसी भी एक जॉइंट प्रोमिसर से पूरा अमाउंट मांग सकता है, और किसी भी एक जॉइंट प्रोमिसर की डेथ की सिचुएशन में वो अमाउंट किसी भी एक पर्सन से ले सकता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। देखो सक्सेशन किसको बोलते हैं, पहले ये वर्ड समझो, फिर हम असाइनमेंट वर्ड समझेंगे। सक्सेशन का मतलब होता है, जैसे अमिताभ बच्चन का सक्सेसर कौन है, अभिषेक बच्चन, AB1 का सक्सेसर है AB2। अब AB1 का सक्सेसर चूंकि AB2 है तो वो अपनी एसेट्स भी ट्रांसफर करेंगे, साथ ही साथ वो अपनी लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर करेंगे। इसको मैं हर बार एक एग्जांपल से समझाती हूँ। भगवान नहीं करे कि अमिताभ बच्चन की डेथ हो जाती है और उनका जो सन है अभिषेक बच्चन वो जोर जोर से रोने लगता है, उससे सब लोग बोलते हैं कि ऑब्वियस है कि तुम्हारे पिताजी की डेथ हो गई, तुम रो रहे हो। लेकिन फिर इधर से लॉयर आता है और बोलता है कि आपके नाम पर मिस्टर अमिताभ बच्चन 500 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के गए। तो अभिषेक बच्चन हंसने लग जाता है, मतलब थोड़ा कम रोने लगता है, हंसेगा तो क्या। अब लेकिन साथ में वकील बोलता है कि 700 करोड़ की लाइबिलिटीज भी छोड़ के गए, और चूंकि आप सक्सेसर हो तो असेट्स भी आपको मिलेगी और लाइबिलिटीज भी। फिर अभिषेक बच्चन जोर जोर से रोने लगता है, तो लॉयर बोलता है चिंता मत करो, आपको लाइबिलिटी तो बियर करनी है पर अप टू द एक्सटेंट ऑफ असेट्स बियर करनी है। मतलब जितने रुपए की आपकी एसेट्स है बस उतने ही रुपए की आपकी लाइबिलिटी होगी, उससे 1 रुपया ज्यादा आप चुकाने के लिए लायबल नहीं हो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं असाइनमेंट, सक्सेशन। लेकिन असाइनमेंट किसको बोलते हैं, जिसमें आप अपने राइट्स तो असाइन कर सकते हो पर अपनी लाइबिलिटीज को असाइन नहीं कर पाओगे। देखो अगर ए ने उधार लिया है तो ए की उधारी ए को ही चुकानी है, वो बी को अपनी लाइबिलिटी असाइन नहीं कर सकता, राइट। लेकिन ए अगर कहीं का किराया वसूल कर रहा है और कहीं बाहर जाता है तो अपने राइट को बी के नाम पर ट्रांसफर कर देगा, उसके लिए कोई मना नहीं है। इसको बोलते हैं असाइनमेंट और सक्सेशन, ठीक है। इन द मैटर ऑफ असाइनमेंट हाउएवर द बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी असाइन। मैंने आपको बताया कि आप बेनिफिट तो ट्रांसफर कर सकते हो पर लाइबिलिटी का ट्रांसफर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। चलो आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसेस वाला ये है, इसको अपन डिटेल में समझते हैं। देखो भाई हमने अभी अभी देखा था कि एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें असाइनमेंट और लाइबिलिटीज दोनों होता है, राइट। अब ए और बी दो जॉइंट प्रोमिसर है ना, एक सी भी ले लेते हैं, 3 जॉइंट प्रोमिसर्स। जॉइंट प्रोमिसर्स का मतलब होता है एक से ज्यादा प्रोमिसर्स। उन्होंने जेड को प्रॉमिस किया है, किसको प्रॉमिस किया है, जेड को। तो जेड कौन हो गया, प्रोमिसी, और ये तीनों कौन होगा, जॉइंट प्रोमिसर। इनने बोला मैं 10,000 दूंगा, बी ने बोला मैं 10,000 दूंगा, सी ने बोला मैं 10,000 दूंगा। जेड ने बोला ठीक है मुझे तो कोई मतलब नहीं, मुझे तो पूरे कितने पैसे मिलने चाहिए, 30,000। अब क्या होता है कि ए की डेथ हो जाती है, तो इन द केस ऑफ एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स डेथ हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी लायबल फॉर पेइंग द अमाउंट। ये रूल होता है। अगर बी की डेथ होगी तो बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सी की डेथ होगी तो सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अगर ए किसी कारण से पैसा नहीं दे पा रहा है, जिंदा है पर पैसा नहीं दे पा रहा है, तो बी और सी इसके पार्ट का पैसा देंगे। कौन पैसा देगा, बी और सी इसके पार्ट का पैसा देंगे, ये बात याद रखना, है ना। क्लियर हुई आपको बात। तो बी और सी इसके पार्ट का पैसा यहाँ पर देंगे।
और बाद में ऐसे रिकवर करते रहेंगे। तो बी 5,000 एक्स्ट्रा दे देगा, ये 5,000 एक्स्ट्रा दे देगा, इसके पास 30,000 पहुंच गए। अब ए बी सी तीनों अलाइव है, तीनों जिंदा है, लेकिन जेड बोल रहा है कि भाई मेरा पूरा पैसा तो बी तुम दोगे। तो क्या एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर इज लायबल टू पे द होल ऑब्लिगेशन टू द प्रोमिसी? आंसर आएगा यस। प्रोमिसी कैन कंपेल, प्रोमिसी कंपेल मतलब फोर्स कर सकता है एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर टू पे द होल ऑब्लिगेशन, ये लॉ में लिखा हुआ है। बाद में बी भले ए सी से रिकवर कर सके, पर जेड की इच्छा हो तो वो पूरा पैसा बी से ले सकता है। हालांकि 10-10 हजार की बात हुई थी, पर चूंकि ये जॉइंट प्रोमिसर का केस है तो लॉ में साफ तौर पर है कि प्रोमिस ही किसी भी एक से पैसा मांग सकता है, और यहां पर ये सेक्शन 42 आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, जॉइंट प्रोमिसर वाला, इसमें वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको अभी यहाँ पर समझाई है, राइट। तो ये हमारी सारी बातें हो गई इससे रिलेटेड। अब एजेंट परफॉर्म कर सकता है, प्रोमिसर हिमसेल्फ परफॉर्म कर सकता है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, जॉइंट प्रोमिसर, थर्ड पार्टी, ये सब कंप्लीट हो चुका था। सक्सेशन और असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका था। लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसेस में 42 मैंने आपको समझा दिया। 43 जस्ट वैसा ही है जैसा मैंने अभी आपको 42 समझाया। उसमें जॉइंट प्रोमिसी हो जाएंगे। जैसे मान लो कि प्रोमिसर एक ही रहेगा, ए ने प्रोमिस करा कि वो 30,000 रुपए देगा, किसको? बी को, सी को, डी को। तो यहाँ पे प्रोमिस ही 3 हो गए और प्रोमिसर एक ही है। समझ में आ गई बात? तो ये जो जॉइंट प्रोमिसेस है, ये अगर बी की डेथ हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी पैसे मांग लेगा, है ना। सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव मांग लेगा। तो इसमें सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि किसी भी जॉइंट प्रोमिसी की डेथ पर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो ऑब्लिगेशन जो है वो एंजॉय कर सकता है। ठीक है, अब आता है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। बिल्कुल बिना काम की चीज है, इसको आप बिल्कुल रीड ओनली में डाल दो। इसको आपको एग्जाम के लिए तैयार करके जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिंप्लीफाइड बोला जाए तो टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम स्पेसिफाइड। जब कोई टाइम नहीं बताया, कोई एप्लीकेशन नहीं बताया, तो प्रॉमिसर जहां रीजनेबल प्लेस होगा वहां पर वो परफॉर्म कर देगा। ठीक है, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस अगर स्पेसिफाइड हो, ठीक है, और उसका कोई एप्लीकेशन नहीं बताया हो कि वहां तक कैसे पहुंचना हो, तो हम उस हिसाब से उसे अपना दिमाग लगाकर सर्टन डे और promiser has undertaken to perform without the application by the promiser may perform at any time during usual hour। टाइम नहीं बताया तो यूजुअल आवर्स में करो, बिजनेस आवर्स में करो, रीजनेबल प्लेस पर करो। ठीक है, तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अगर टाइम प्लेस नहीं बताया है तो आप अपने दिमाग लगाकर इस चीज को परफॉर्म कर सकते हो। ये पूरा का पूरा मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि इसमें से कुछ भी आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, अब उसके बाद एक ये जरूर पढ़ के जाना, ऑर्डर टू परफॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। जैसे मान लो कि आपको घर बनवाना है और आपने ए को कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो ए आपका कॉन्ट्रैक्टर भी है और ए आपके मकान को बनाने के रॉ मटेरियल का सप्लायर भी है। तो बताओ कि पहले वो रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा या पहले मकान बनाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि पहले वो रॉ मटेरियल परफॉर्म करेगा सप्लाई करके। इसका मतलब कि कभी कभी कुछ परफॉर्मेंस जो उनका ऑर्डर प्री फिक्स्ड होता है बाय द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उन्हें उसी ऑर्डर में परफॉर्म करना पड़ता है। जब तक सीमेंट नहीं आएगी घर कैसे बनेगा? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कोई ऑर्डर फिक्स है तो उसी ऑर्डर में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, पर अगर कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है तो डिमांड किया और ये कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से उस तरीके से उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, liability of party preventing event on which the contract is to take effect, section 53। when a contract contains reciprocal promises and one party to the contract prevent the other party for performing his promise, the contract becomes voidable at the option of the party so prevented and he is entitled to compensation from the other party for loss may sustain in consequences of the non performance of the contract। obviously अगर एक पार्टी परफॉर्म करना चाहती है और बी पार्टी उसे परफॉर्म करने से रोक रही है, ठीक है, और ए परफॉर्म करना चाहती है, तो ए के पार्ट पर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा और ए इसका पूरा पूरा कंपनसेशन बी से वसूल कर सकता है।
ठीक है, इसमें दो रेमेडी है. द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, एंड इफ बी इलेक्ट्स टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट, he is entitled to recover from a compensation for any loss incurred by the non performance. वो पूरा compensation non performance का रिकवर करेगा, या कॉन्ट्रैक्ट को वो तोड़ भी सकता है. दोनों रेमेडी उसके पास है. तो रेमेडी नंबर 1 ये कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, रेमेडी नंबर 2 वो कंपनसेशन मांग सकता है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. फिर फोर्थ नंबर पे ये वाली बात थी, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट इज टू प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म. मैंने आपको बताया कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें पहला कॉन्ट्रैक्ट पहले परफॉर्म होगा तभी दूसरा परफॉर्म होगा, जैसे कि पहले सीमेंट आएगी तभी मकान बनना शुरू होगा. ठीक है, तो ये याद रखना कि वो अगर परफॉर्म फर्स्ट प्रोमिसेस को नहीं करता है तो वो कंपनसेशन चार्ज कर सकता है. ठीक है, बस आपको इसमें इतना सा ही ध्यान रखना है. अगर टाइम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है और टाइम असेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, तो याद रखना ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 55 अट्रैक्ट होगा. अगर टाइम असेंशियल एलिमेंट है और वो टाइमली परफॉर्म नहीं हो रहा है, जैसे कि मुझे आपको सीए का अटेम्प्ट मई 26 के पहले पहले पढ़ाना है, तो यहाँ पर मई अटेम्प्ट आपके लिए टाइम फिक्स किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, और अगर मैं उस टाइम पर पूरा नहीं कर पाती हूँ, द कॉन्ट्रैक्ट और सो मच हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड बिकम्स वॉइडेबल, तो आपके पार्ट पर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा. याद रखना, क्योंकि इसमें टाइम असेंशियल एलिमेंट है. और जहां पर टाइम असेंशियल एलिमेंट नहीं हो, ठीक है, इफ नॉट इंटेंशन ऑफ द पार्टी दैट टाइम शुड बी असेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल before the specified time, but the promise is entitled to compensation from the promisor for any loss occasioned by his such failure. मतलब अगर टाइम असेंशियल नहीं हो तो आप सिर्फ कंपनसेशन ले सकते हो, लेकिन अगर टाइम असेंशियल एलिमेंट है तो ये अब आपके पार्ट पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा. मतलब आपकी इच्छा हो तो आप इसे कंटिन्यू करें, अदरवाइज यहीं पर ब्रेक कर दें. फिर नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस at time other than agreed upon. In the case of contract voidable on account of promiser's failure, the promisee accept performance of such promise at any time other than agreed. पर ध्यान देना, promisee cannot claim compensation for the non-performance unless the time of acceptance he has given notice to the promiser of his intention to do so. ए एक मकान बना के बी को देने वाला था, वो भी 2027 के एंड होने के पहले पहले, लेकिन ए वो मकान नहीं बना पाया और उसने रिक्वेस्ट करी कि सर मुझे 2028 के भी कुछ मंथ्स दे दो, और बी ने एक बार उससे एक्सेप्ट करवा लिया कि ठीक है तुम्हें वो मंथ्स मैंने दे दिए, तो ए बाद में कंपनसेशन नहीं ले सकता है क्योंकि उसने एनी अदर टाइम अग्रीड कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब कंपनसेशन की बात नहीं होगी. तो यहाँ तक मैंने जितना भी पढ़ाया उसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था. जो 2-3 चीजें मैंने समझाई बस वो दिमाग में रख के जाना, रटना नहीं है. लेकिन अब जो सेक्शन 56 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सेक्शन 56 से बहुत ज़्यादा आईएमपी सेगमेंट शुरू होता है हमारे सिलेबस का, सेक्शन 56 से. ठीक है, तो सेक्शन 56 देखते हैं. अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट. आपको पता है कि जब भी इम्पॉसिबिलिटी होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने की, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर इम्पॉसिबल इवेंट पर बेस्ड है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू वॉइड अग्रीमेंट. भाई जब दोनों पार्टी को पता ही था पहले से कि इसका कोई भविष्य नहीं है, जैसे ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हारे लिए चांद तेरे तोड़ के लाऊंगा, अब चांद तारे तोड़ के लाना इम्पॉसिबल एक्ट है, तो ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है, तो इसे वॉइड एग्रीमेंट डिक्लेयर कर देंगे अंडर सेक्शन 56. ठीक है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी इफ नोन टू द पार्टी, इफ अननोन टू द पार्टी, इफ नोन टू द प्रोमिसर ओनली. 3 तरह की है. अगर दोनों पार्टी को पहले से ही पता था तो ऑब्वियसली वाइड है,
अननोन था दोनों को तो भी वॉइड है, जैसे चांद तारे तोड़ के लाना तो चाहे पता हो या नहीं पता हो, इम्पॉसिबल है तो भैया वॉइड ही होगा ना। अगर प्रोमिसर को पता हो केवल, है ना, इट डज नॉट नोन टू द इट शुड ही शुड हैव बीन नोन इट विथ रीजनेबल डिलीजेंस, और दूसरे को पता ही नहीं, ठीक है, द प्रोमिस इज एंटाइटल टू क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी लॉस ही सफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। तब जाकर ऐसा होगा कि प्रोमिस ही जो है वो कंपनसेशन की डिमांड करेगा, है ना। जैसे एक हॉर्स बेचने वाला है बी को, और ए को पता है कि जिस हॉर्स को मैं बेच रहा हूँ वो उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन वो बी को नहीं बताता और एडवांस ले लेता है। तो यहाँ पर नॉन परफॉर्मेंस के अकाउंट पर अब बी ए से कंपनसेशन ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रोमिसर को पता था, प्रोमिसी को पता नहीं था, ठीक है। अब हमारे सामने जो आता है वो आता है सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। बिकम इम्पॉसिबल आफ्टर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, राम जी की असीम कृपा थी, बाद में कुछ ऐसा हुआ जिससे उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस बिल्कुल 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 इम्पॉसिबल हुआ। When performance of promise become impossible or illegal by occurrence of unexpected event or chance of circumstances beyond the contemplation of party, पार्टी की कंटेम्पलेशन से बाहर की बात थी, पार्टी यहाँ पर दिमाग लगा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हो गया अनएक्सपेक्टेड मतलब जैसे मान लो कि ए ने ऑर्डर लिया था कि वो 100 एलपीजी की जो है टंकी वो सप्लाई कर देगा, पर आपको पता है कि ड्यू टू वॉर, है ना, अभी जो वॉर के सिचुएशन चल रहे हैं वर्ल्ड में, उसके कारण ए ये सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो बी उस पर केस नहीं लगा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया ए के साथ जो बियॉन्ड द इमेजिनेशन था। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए तो इससे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोला जाता है, पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी बोला जाता है। यहाँ पर लॉ फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, मतलब लॉ भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रोमिसर को उसकी लाइबिलिटी से क्या कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, क्लियर है। अब अगर आपके रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है जिसमें से कुछ लीगल है कुछ इलीगल है, तो लीगल वाला आप परफॉर्म कर दो और इलीगल वाला रहने दो, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है जॉइंटली तो पूरा पार्ट इलीगल हो जाएगा, फिर उसका परफॉर्मेंस मायने नहीं रखता है। ये ब्रांच वाला भी वही है, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, ठीक है, आईएमपी टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लो आज कितनी तारीख है, सपोज कि आज है 1 जुलाई, हमने 10,000 रुपये उधार लिए 1 जुलाई को 20 है, फिर 1 अगस्त को हमने फिर से 10,000 उधार लिए, 1 सितंबर को हमने 20,000 उधार लिया, टोटल उधारी हमारे सिर पर हो गई 1 सितंबर तक 40,000 की। अब बी ने क्या करा, हमें 30,000 रुपये भिजवा दिए। अब हम उससे पूछ रहे भैया 30,000 किस में से वसूल करें, इस 10 में से वसूल करें, इस 10 में से वसूल करें, या पहले 20 में से वसूल करें फिर ये वाला 10 वसूल करें। हम कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यहाँ पर सेवरल डेट्स है, मतलब बहुत सारी अलग अलग तारीख की अलग अलग उधारियां हैं, और पेमेंट एक ही हो रहा है 40,000। तो अब हम यहाँ पर कौन सा पेमेंट करें, हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही कि हम किस पार्ट के अगेंस्ट इसे एडजस्ट करें। तो अगर हम कंफ्यूज है तो उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। लॉ ने हमें तरीका बता रखा है। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट इज टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। मान लो कि बी आपको बता देता कि 30,000 रुपये भिजवा रहा हूँ, इसको पहले 1 जुलाई में एडजस्ट करना, फिर 1 अगस्त में एडजस्ट करना और बचे हुए 1 सितंबर में से एडजस्ट करना, तो कंफ्यूजन ही खत्म। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वे डेट इज टू बी डिस्चार्ज नॉट इंडिकेटेड, जब डेटर कुछ नहीं बता के गया है, ठीक है, कोई कुछ नहीं बता के गया है, तो क्रेडिटर में अप्लाइड्स ओन डिस्क्रिएशन। लेकिन याद रखना केवल वो उसी डेट की रिकवरी करेगा जो लॉफुल हो, और डेटर ने उसको कुछ भी नहीं बताया, और वो डेट टाइम बार डेट नहीं होनी चाहिए। टाइम बार डेट मतलब जैसे मान लो कि 1 सितंबर को हमने उधारी करी थी,
1 जुलाई को भी करी थी, 1 अगस्त को भी करी थी, और 1 जुलाई वाली डेट टाइम बार्ड हो चुकी है, मतलब उसको दिए हुए उधारी 3 साल से ज्यादा का समय हो गया। तो जब डेटर 30,000 रुपए देके गया और कुछ भी बोल के नहीं गया, तो याद रखना 1 जुलाई वाली जो 10,000 की डेट थी उसके अगेंस्ट में रिकवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो टाइम बार्ड होगी। तो जब डेटर कुछ इंडिकेट नहीं करके जाए तो क्रेडिटर अपना खुद का दिमाग लगा सकता है, लेकिन अनलॉफुल डेट और टाइम बार्ड डेट को रिकवर नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद है, मान लो डेटर कुछ भी नहीं बोल के गया और क्रेडिटर भी अपना दिमाग नहीं लगा पा रहा है, तो फिर ऑर्डर ऑफ टाइम केस में वो रिकवर होगा, पहले 1 जुलाई की, फिर 1 अगस्त की, फिर 1 सितंबर की। लेकिन इसमें भी 2 कंडीशन है, एक तो टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए और अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। ये आपका एक और टॉपिक कवर हो गया। आज का लास्ट टॉपिक, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड विद द कंसेंट ऑफ बोथ दी पार्टी, है ना। देखो, मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो दोनों पार्टी को परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो एक दूसरे पर बाइंडिंग क्रिएट हो चुकी है तो लीगल ऑब्लिगेशन पूरा नहीं होने का केस लग जाएगा। पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल कंसेंट से, कौन सी कंसेंट बोल रही हूँ मैं, याद रखना, म्यूचुअल कंसेंट से अगर परफॉर्म ना हो तो भी चलेंगे, तो भी चलेंगे। जैसे कब कब ऐसा होगा, वो सेक्शन 62 ने बताया, एमपी टॉपिक है। नोवेशन मतलब पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेना, तो पुराने वाले को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, इसे नोवेशन बोलते हैं। लेकिन याद रखना, ये भी दोनों पार्टी की कंसेंट से ही होना चाहिए। मतलब पुरानी शादी को तलाक दे दिया और नई शादी कर ली तो पुरानी शादी को निभाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड है रिसेशन। रिसेशन मतलब पुराना वाला जो शादी थी वो तोड़ दी हमने, पुरानी वाली शादी तोड़ दी, तलाक ले लिया, और नई शादी भी नहीं की। नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है भाई। या फिर हमने क्या करा, ऑल्ट्रेशन कर दिया। ऑल्ट्रेशन करा मतलब टर्म्स एंड कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो याद रखना, जब आप ऑल्ट्रेशन करते हैं तो पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को तो खत्म ही कर दिया ना हमने एक तरीके से, और नई टर्म्स एंड कंडीशंस बना ली। पूरी तरीके से खत्म नहीं करा, स्टिल कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तो चेंज है ना। अब एग्जाम में क्या होता है, नोवेशन और इसके बीच का डिफरेंस पूछा जाता है, ऑल्ट्रेशन के बीच का। तो वो आपको यहां से पढ़कर जाना है, आप एक बार में पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नोवेशन और ऑल्ट्रेशन का पढ़ लेना। अब इसके बाद में आता है सेक्शन 64। इसको आप बहुत सिंपली याद रखोगे ना तो भी चलेगा। एक पॉइंट और छूट गया है, रिमिट या वेव करना। रिमिट और वेव करने का मतलब है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के किसी पार्ट को सेक्रीफाइस कर देते हो या पूरी तरीके से छोड़ देते हो। तो अगर आप रिमिट कर देते हो, सेक्रीफाइस कर देते हो, आप संत आत्माएं, आपने क्या करा, ये आपको 50 लाख रुपए देने वाला था, पर आपने बोला भाई तू 50 लाख मत दे, तू 30 लाख ही दे दे, या बोला भाई तू दे ही मत, तो आपने अपने प्रोमिसी को फ्री कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में उसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में आता है सेक्शन 64, जिसको सिंप्लीफाइड तरीके से समझा जाए तो बस आप इतना ध्यान रखना कि कॉन्ट्रैक्ट चाहे वॉइडेबल हो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको समझा रखा है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज आई। जब एक पार्ट पर तो वो इन्फोर्सेबल होता है, पर नॉट इन्फोर्सेबल ऑन द पार्ट ऑफ अदर और अदर्स पार्टी, तो उसे वॉइडेबल बोलते हैं। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेक्शन 64 में, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपका बेनिफिट है वो आपको वापस मिलेगा। जैसे ए ने बी को मकान बेचा, पर ए की इच्छा नहीं थी मकान बेचने की, बी ने डरा धमका कर वो मकान उससे खरीदा है। अब यहाँ पर जो बेनिफिट ए या बी दोनों पार्टी में से किसी ने भी उठाए हैं, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है तो वो रिस्टोर बैक मतलब वापस लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। वॉइड हो या वॉइडेबल हो, दोनों को ये वापस लौटाने पड़ेंगे। वॉइड एग्रीमेंट में भी ये लिखा है और वॉइडेबल में भी लिखा है, कुछ खास नहीं है।
रिसेशन को भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हो तो आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है। एक सेक्शन 67 है कि क्या होगा जब आप प्रॉमिसर के को रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं दे पाते हो, है ना। जैसे दीपक सर माधुरी दीक्षित जी को एक नॉर्मल स्टेज भी अगर नहीं दे पाए तो माधुरी दीक्षित जी यहाँ पर दीपक सर पर क्या कर देगी, केस कर देगी और ये मानेगी कि सर आपने मुझे परफॉर्म करने से रोका है और मेरे पार्ट पर अब ये टेंडर परफॉर्मेंस हो चुका है, क्योंकि नॉर्मल या रीजनेबल फैसिलिटीज तो चाहिए ना। भले ही आप मुझे एक अच्छा स्टेज दे दो, लेकिन रेडिसन का भले ही मत दो, पर एक नॉर्मल स्टेज तो मैं डिजर्व करती हूँ, लेकिन आप वो भी नहीं दे रहे हो, बोल रहे सड़क पे नाचो, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब लास्ट टॉपिक, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है मतलब कॉन्ट्रैक्ट का पूरी तरीके से खत्म होना। देखो, एक तो डिस्चार्ज मतलब कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म माना जाएगा, जब दोनों पार्टी अपने अपने पार्ट के परफॉर्मेंस कर दे, या प्रॉमिसर तो परफॉर्म करना चाहता है पर प्रॉमिस उसे मना कर दे तो उसे अटेम्प्ट परफॉर्मेंस बोला जाता है। दोनों में ही कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता था। या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट से मैंने आपको अभी अभी बताया, नोवेशन, रेसेशन, ऑल्ट्रेशन, रिमिशन, इसमें आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज या खत्म कर देते हैं। एक इम्पॉसिबिलिटी हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि इम्पॉसिबिलिटी के कारण अनफोर्सिन सिचुएशंस आ जाए, चेंजेस इन लॉ हो जाए, तो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होता था, प्रॉमिसर पर कोई केस नहीं होगा। अगर टाइम लेप्स हो जाए तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे तो यहाँ पर पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। ये बात अलग है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के इल्जाम में बहुत सारे केसेस सामने वाली पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया उस पर आप लगा सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो चुका है, टूट चुका है। ठीक है, रेपुडिएशन मतलब टूटना। कितनी तरह के ब्रीच होते हैं वो अगले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी के लिए ध्यान रख लो कि ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। फिर उसके बाद है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये हमारा छूट गया था। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब जैसे मान लो ए को बी को कुछ पैसे देने थे, लेकिन बीच में ए का दिवाला निकल जाता है, तो हमारा जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड है 2016, उसके अकॉर्डिंग कोई भी इंडियन सिटीजन किसी इंसॉल्वेंट पर्सन से पैसा नहीं मांग सकता है फोर्सफुली। उतना ही मांग सकता है जितना ए का ऑफिशियल लिक्विडेटर बी को प्रेम से दे दे, तो डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली, क्योंकि ए की या तो डेथ हो जाए या वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसे दुनिया से मुक्ति मिल जाती है, उस कर्जे को चुकाने के लिए वो लीगली लायबल नहीं होता है। ब्रीच तो हमने कर लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद में ऊपर कुछ छूटा तो नहीं, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, इम्पॉसिबिलिटी हो गया। फोर्थ वाला क्या था, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम हो गया, क्योंकि हमें पता है कि 3 साल का टाइम देते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। वेव हमने पढ़ ही लिया। रिमिट करना मतलब आप संत आत्मा हो, आपने आगे रहकर बोल दिया कि भैया या तो कम पैसे देते या दे ही मत, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। रीजनेबल फैसिलिटीज के कारण भी डिस्चार्ज हो जाता है। मैंने आपको बताया कि माधुरी दीक्षित को अगर प्रॉपर स्टेज नहीं मिलेगा और वो कल से मना कर दें कि नहीं सड़क पे तो मैं अपना डांस प्रेजेंट नहीं करूंगी, तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता था और प्रॉमिसर पर कोई केस नहीं हो सकता है। मर्जर ऑफ राइट आप पढ़ लो। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि जो हमारे सीएम है वो ही हमारी कंट्री के पीएम बन जाए, वही हमारी कंट्री के क्या बन जाए, पीएम बन जाए, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। अब उसके पीएम वाले जो राइट्स हैं वो राइट्स यहाँ पर एक्सरसाइजेबल होंगे और पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। और इसी के साथ ये चैप्टर जो है हमारा क्लोज होता है। थैंक यू वेरी मच। इस रिकॉर्डिंग को आप लोग प्रॉपरली देख लेना और आई होप परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की जो रिकॉर्डिंग है आपकी, ये पूरा अच्छा खासा 6 नंबर का क्वेश्चन आपका लेकर चलेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।